पाकिस्तान के बराबर पहुंच रही भारतीय फाइटर जेट की संख्या, भयावह हालत से चीनी फार्मूला दिलाएगा मुक्ति। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा टेरिफ स्ट्राइक। भारत रूस की दोस्ती अटूट। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका की सत्ता में आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते में नई ऊंचाई छूने की उम्मीद थी। ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री को अपने पहले कार्यकाल में अपना दोस्त बताते थे। हालांकि ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से वह एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं। ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टेरिफ का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, ट्रंप ने भारत और रूस के बीच दोस्ती पर वार किया है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ भारी टेरिफ ऐलान करने के बाद कहा, मुझे परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वे एक साथ अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को गर्त में ले जा सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से अपने दोस्ती को तोड़े। वहीं भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। यही नहीं, भारत रूस से हथियार खरीदना जारी रखे हुए है। आइए समझते हैं कि किस तरह से भारत और रूस की दोस्ती अटूट बनी हुई है। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद दुनिया के कई देशों को धमकी दी। जापान ट्रंप की धमकी के आगे झुक गया। वहीं भारत ट्रंप की टेरिफ धमकी के आगे अड़ा हुआ है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने कृषि बाजार को खोलने नहीं जा रहा है, साथ ही रूस के साथ दोस्ती को भी बरकरार रखेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर कराने का कोई बड़ा दावा किया, लेकिन हर बार भारत ने इसे खारिज कर दिया। भारत के इस सख्त रुख के बाद ट्रंप ने दशकों पुरानी नापाक चाल चल दी। ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को व्हाइट हाउस के अंदर लंच पर स्वागत किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अमेरिका को एक बार फिर से क्रिप्टो और तेल भंडार का चूरन देकर उन्हें लुभाने की कोशिश की। ट्रंप जनरल मुनीर के इस लालच में फंस गए और अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के तेल भंडार को अमेरिका विकसित करेगा। अमेरिकी कंपनी इसको लेकर एक डील करने जा रही है। साल 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद अमेरिका के बदनाम विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को डर सता रहा था कि भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। इसके बाद अमेरिका ने अपने नौसेना के 7वें बेड़े को हिंद महासागर में भेज दिया। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंटरप्राइजेज बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया था। इसके बाद सोवियत संघ तत्काल एक्शन में आ गया और उसने भी अपनी नौसेना को हिंद महासागर में भेज दिया। भारत ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तब भी अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए। इसके बाद भी रूस ने भारत के साथ दोस्ती निभाई और बाद में अमेरिका को झुकना पड़ा। भारत ने जब रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया तब भी अमेरिका ने काटसा प्रतिबंध की धमकी दी। हालांकि भारत के अड़ जाने के बाद अमेरिका को भारत को छूट देनी पड़ी। इन्हीं रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत की रूस से दोस्ती रखने पर वह पेनाल्टी भी लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने रूस से ऊर्जा के साथ साथ बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने के लिए भी भारत की आलोचना की। भारत और रूस के बीच ऊर्जा के अलावा बड़े पैमाने पर हथियारों के समझौते दशकों से हुए हैं। भारत रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के पास रूसी मूल के फाइटर जेट, मिसाइल से लेकर सबमरीन तक है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को तबाही मचाई थी। आपको बता दें कि भारत को हर संकट में रूसी हथियारों से काफी मदद मिली है, फिर वो चाहे कारगिल संकट हो या ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि भारत ने अब रूस से हथियार की खरीद में विविधता को लाना शुरू किया है। साल 2017 से 2022 के बीच में हथियारों का आयात 36% तक पहुंच गया है। इसके बाद भी भारत हथियारों की मरम्मत, कल पुर्जों और तकनीकी सपोर्ट के लिए मॉस्को पर बुरी तरह निर्भर है। भारत अब पश्चिम देशों से हथियारों का आयात बढ़ा रहा है। इसमें फ्रांस और अमेरिका प्रमुख देश है। इसके बाद भी रूसी हथियार भारत के लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। भारत और रूस के बीच अब व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारत रूस से कम अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदे, लेकिन हथियारों की खरीद बंद नहीं होने जा रही है। भारत तेल के अलावा कोयला भी रूस से खरीद रहा है। तो
तो वहीं दूसरी तरफ चीन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुका है, लेकिन भारत एक अनिश्चितता के भंवर में खुद को फंसा हुआ पा रहा है। हालांकि भारत भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे अब रफ्तार भी दी जा चुकी है। लेकिन भारत कुछ खास मुश्किल सवालों से जूझ रहा है। क्या जब तक एमका तैयार न हो जाए, क्या तब तक अमेरिका से F-35 या रूस से Su-57 स्टील फाइटर जेट खरीदा जाए या नहीं? दूसरी तरफ चीन ऐसे एडवांस विमानों को भारत की सीमा से सटे इलाकों में तैनात कर रहा है, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा ये विमान ऐसे टेक्नोलॉजी से लेस है जो भारतीय विमानों के मुकाबले बेहतर है। ये स्थिति भारत के डिफेंस की महत्वपूर्ण कमजोरी को उजागर करते हैं। हवाई युद्ध का भविष्य बदल रहा है। चीन और अमेरिका छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहे हैं, जो अथाह टेक्नोलॉजी के साथ दुश्मनों को युद्ध में टिकने नहीं देंगे। ये विमान हवाई युद्ध में नई सिरे से परिभाषा लिखेंगे। जब तक एमका भारतीय वायुसेना के साथ सर्विस में आएगा, तब तक यह चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमताओं की तुलना में पुराना हो चुका होगा, जिससे संघर्ष की स्थिति में भारत को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि MK2 में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा करना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि भारत उस चीन से कैसे पीछे रह गया जो एक वक्त पीछे था। चीन ने भारत के मुकाबले लड़ाकू विमानों को बनाने की शुरुआत थोड़ी देरी से की थी, फिर भी आज वो हमसे कम 15 साल आगे है। आखिर ऐसा क्यों? आपको बता दें कि 1950 के दशक में भारत और चीन दोनों ही अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे और अपनी वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर रहे थे। दोनों ही देश के पास लड़ाकू विमानों के निर्माण का कोई अनुमान नहीं था और दोनों ही देशों ने टेक्नोलॉजी के लिए तत्कालीन सोवियत संघ और पश्चिमी देशों की तरफ देखा। कुछ दशकों के बाद दोनों देशों की उड़ान भी दिशा अलग अलग हो गई। चीन लड़ाकू विमानों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और भारत अभी भी विदेश खरीद और स्वदेशी प्रोजेक्ट के बीच झूल रहा है। चीन अगर लड़ाकू विमान खरीदता था तो संख्या कम होती थी। वो स्वदेशी प्रोजेक्ट को लगातार बढ़ा रहा था। भारत को नंबर गेम में नहीं भागना चाहिए। भारत को स्वदेशी क्षमता पर यकीन करना चाहिए। भारत चीन की तरह बेहिसाब बजट नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी अलग जरूरतें भी है। अगर ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदने पर जोर देते हैं तो स्वदेशी प्रोजेक्ट पर असर होगा, वहाँ बजट कम हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। राफेल लड़ाकू विमान कम संख्या में खरीदने के पीछे का यही विचार था कि टेक्नोलॉजिकल गैप को कम किया जा सके और स्वदेशी निर्माण पर ध्यान दिया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और चीन ने एक ही समय पर आसमान में उड़ान भरने के लिए रफ्तार भरी थी, लेकिन अब दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग है। चीन ने नकल किए, रिवर्स इंजीनियरों की, लेकिन उसने इनोवेशन भी किए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अरबों डॉलर भी बहाए। उसने विदेशी खरीद और लोकल निर्माण में बैलेंस बनाकर रखा, जो बात भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन RK नारंग भी कर रहे हैं। चीन ने नाकामी के बावजूद इंजन, स्टील और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में लगातार काम करना जारी रखा, जबकि भारत ने प्रोजेक्ट फाइलों में उलझे रहे। दिल्ली में कुछ बीच के लोग भी थे जो नहीं चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, क्योंकि डिफेंस प्रोजेक्ट में कमाई का मौका होता है। भारत के पास अभी भी मौका है, लेकिन अब चीन के साथ दूरी को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसे पानी की तरह बहाने होंगे। निजी कंपनियों, देश के शीर्ष टेक्नोलॉजी संस्थानों को शामिल करना होगा और एक मिशन बनाकर आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसा कर पाए तो आने वाले 1 से 2 दशकों में भारत उस स्तर तक पहुंच जाएगा जहां वो वैश्विक शक्तियों के साथ कतार में खड़ा रहेगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।